हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, बिहार का जो टीआरई 4.0 है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशन है ये अपलोड कर दिया गया है। ये दिनांक 18/8/2026 को अपलोड किया गया था। इसकी विज्ञापन संख्या 14/26 है। और इसमें कुल पद कितने हैं, कुल टीचर के अध्यापकों के कुल पद कितने हैं? कुल पद हैं 32,388 पद। 32,388 पदों पर ये भर्ती करी जा रही है। 32,388 पदों पर। अब इसमें निम्नवार ऐसे शिक्षक प्राइमरी के हैं, जूनियर के हैं, है ना, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर, है ना, उससे हाई स्कूल एंड टीजीटी पीजीटी हर लेवल की भर्ती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा है 1 से 5 तक के जो अध्यापक हैं उनके लिए उनके कुल कितने पद हैं? उनके 3847 पद हैं। 1 से कक्षा 5 तक के लिए अध्यापकों के लिए कुल 3847 पद हैं। और इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये विषय के बारे में लिखा सामान्य विषय, जो इन लोगों ने एक जनरल विषय रखा है। और उर्दू होगा, उर्दू में भी सामान्य विषय मतलब हिंदी और इंग्लिश जैसे जनरली जो भाषा का है शायद ये, और ये उर्दू और बंगला, कुल इतना ये लिखा है। और फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर इसका जो वेतन है, वेतन भी दिया गया है। वेतन बताया गया है 25,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते से 25,000 रुपये बताया गया है। और मध्य विद्यालय वर्ग कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए उनकी भर्ती, जो कक्षा 6 से 8 वाले जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती, कुल कितनी वैकेंसी है? 8563 पद इसमें दिए गए हैं। 8563 पद। इसमें विषय भी दिए गए हैं हिंदी एवं गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, है ना। महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात इसमें स्पेशल यहाँ पे लिखी हुई है। हर जगह इनमें महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या, वो महिलाएं जो बिहार की, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं ये जो भी लिखा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दूसरी जो है कक्षा, वो है कक्षा 9 से 10, कक्षा 9 से 10 तक के लिए। इसके लिए जो भर्ती की जो संख्या है, वैकेंसी, इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें हैं कुल 3877 पद। और देखते हैं ज़रा आगे। इसमें विषय में दिया है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान, संगीत, कुल इतने पद हैं, है ना। इसका वेतन भी दिया गया है। इसका वेतन है 31,000 प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते, है ना। ये मूल वेतन है 31,000। अभी तक के जितने भी वेतन बताए हुए हैं प्राइमरी और जूनियर की, वो सारे मूल वेतन ही हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। जो उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 तक के हैं, इनके कुल कितने पद हैं? 16,101 पद हैं। 16,101 पद हैं। अब देखते हैं इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित की, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत और दर्शन शास्त्र, और यहाँ राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, है ना, सामाजिक शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और उद्यमशीलता, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कुल पद भी यहाँ दिए गए। कुल कितने पद हैं? और ये यहाँ पर कुल इतने पद। और फाइनल होकर के इन सब पदों को ऐसे दिखाया गया है कि किस विषय में कितने पद जरूरी है। इसका जो वेतन कहा गया, ये वेतन है 32,000 रुपये मूल वेतन है। और ये जो अन्य देय भत्ते प्लस इसमें ऐड है। चलिए देखते हैं। इसमें नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, 1 सेकेंड, इसमें इन्होंने नोट करके मेंशन किया है कि अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचन में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। विभागीय पत्रांक 907 दिनांक 15/8/2026 के आलोक में वर्ग 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, विशेष विद्यालय अध्यापक अरबी फारसी तथा वर्ग 11
12 के विद्यालय अध्यापक के लिए बांग्ला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, कृषि विषय का पूरक अधियाचन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात रिक्तियों की सूचना दी जाएगी। इन सब जो मेंशन किए गए हैं कुछ विषय, इन सब की सूचना बाद में हो सकता दी जाए। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। ये नहीं कि एक बार में ही परीक्षा हो। अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, अभ्यर्थियों की अगर संख्या ज़्यादा होगी तो ये जो परीक्षा है ये एक से अधिक चरणों में की जा सकती है। दूसरा देखें नीचे और क्या लिखा है। नीचे लिखा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 एवं माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए जिलावार, विषयवार, कोटिवार रिक्तियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। ये वाली बात पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी कंप्लीट करिए पढ़कर। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो अनिवार्य अर्हता न्यूनतम है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सभी में लिखा होता है। भारतीय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। या फिर लिखा है प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट, प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक की जो भर्ती है उसके लिए सीटेट दिया गया है। जो सीटेट का पेपर नंबर 1 होगा उसके लिए उसके लिए बताया गया है सीटेट पेपर नंबर 1, सीटेट पेपर नंबर 1 या फिर अथवा बीटेट, बिहार टेट पेपर नंबर 1 पास। मध्य विद्यालय वर्ग कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर नंबर 2 अथवा बीटेट पेपर नंबर 2 है ना। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 एवं विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1। उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 से 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अब इनका नोट को देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा है। नोट में लिखा है वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता आधारित करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर ले अथवा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं और वे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो आवेदन दे सकते हैं। मतलब अपीयरिंग के लिए भी बोल रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो का लिखा है। तथा माध्यमिक अपीयरिंग मतलब जो एस्टेट में जो सीटेट में अपीयरिंग है, एस्टेट का लिखा है, सीटेट का स्पेशली नहीं लिखा है। जो बिहार टेट में जिन्होंने अपना डीएलएड बीएड या जो भी कंप्लीट कर लिया है और वो एस्टेट पहली बार देने जा रहे हैं, बिल्कुल रिसेंटली ही कंप्लीट किया और वो देने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये स्पष्ट मेंशन किया गया है। 1 सेकेंड। हाँ, आवेदन कर सके बशर्ते उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा हेतु तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। 2 परीक्षाओं में परीक्षा होगी। ये 2 परीक्षाओं में जैसे प्री और मेंस 2 में होगी। और देखते हैं उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण अथवा एडमिट कार्ड अथवा परीक्षाफल सहित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर समय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापन उपरांत उनकी अर्हता मान होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय या स्वघोषणा भी देना होगा कि स्वघोषणा का प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, देख लें, है ना। यहाँ पर जो एस्टेट अपीयरिंग है उनको भी मौका दिया गया है, एस्टेट अपीयरिंग वालों को। और देखते हैं ज़रा, नीचे लिखा है शिक्षा विभाग के विज्ञापन 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानों सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के न्यूनतम 60% संख्या, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए
55% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण होना माना जाएगा। स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 अर्हताधारी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तत्समय में आहूत माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा। राज्य के द्वारा सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में निर्धारित की जाएगी। अब देखिए ये लिखा है राज्य के बाहर के सभी, मतलब अन्य राज्य के जितने महिला और पुरुष अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो वो सामान्य कोटि में ही आएंगे। मतलब उनके लिए 60% होना अनिवार्य है। मतलब अगर सीटेट में 90% से कम है तो उन्हें दिया नहीं जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इनके अपने ही जो राज्य के अंतर्गत जो है उनके लिए छूट के प्रावधान ऊपर लिखे हैं। ये उनके लिए लिखा है ये सब कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाओं, सामान्य कोटि की जो महिलाएं उनको 55% होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त कोटि मतलब विकलांगता वाले लोग उनको 50% के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो जो संप्रति निम्नवत हो। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से लेकर के 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर अथवा इसके समकक्ष मतलब प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा, उसे चाहे कोई भी नाम दिया गया, डीएलएड हो या डीएड हो या बीएड भी होगा। डिप्लोमा में तो खैर एनआईओएस भी आ जाते हैं। तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया है। ये सब योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब देखते हैं इसका अगला वाला। नेक्स्ट अगले में लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, 4 वर्षीय जो बीएलएड है उसमें 4 वर्षीय बीएलएड ये सब भी हैं। मतलब 4 वर्षीय भी हैं, बीएलएड भी है, डीएड भी है, बीएड भी है। इन सब के लिए अलग अलग सब बता रहे हैं। न्यूनतम 50 पर उच्चतर माध्यमिक मतलब ग्रेजुएशन, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, फिर से ग्रेजुएशन। जहाँ जहाँ ये उच्चतर माध्यमिक लिखा है ये सब ग्रेजुएशन है। तथा शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, सब में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा बोला जा रहा है मायने में। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो। परंतु में लिखा है कक्षा 1 से 5 के उर्दू पद पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल, ये सब इन सब के बारे में भी लिखा है और इनकी सबकी भी अर्हता लिखी है। आप लोग ये देखते जाओ। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। और देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि मान्य होगी। मतलब एनआईओएस वालों को भी इन लोगों ने लिया है। चलिए खुशखबरी है उन सब लोगों के लिए, जैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। ठीक है, ऐसे शिक्षक जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, वैसे शिक्षक जो ऑलरेडी शिक्षक नहीं, जो इसी में सेलेक्ट होने वाले, मतलब एनआईओएस के लिए भी ये बात कही गई है। अब दूसरा लिखा है विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 के लिए, ये देखिए कक्षा 6 के लिए धीरे धीरे करके ये सब यहाँ पर दिया गया है। 50% डिप्लोमा, 50% अंकों के साथ ये 2 वर्षीय डिप्लोमा बीएड की डिग्री है कक्षा 6 से। और 1 सेकेंड, कक्षा 6
विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, गणित एवं साइंस डिपार्टमेंट, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, इन सब के नाम से भर्ती है। और स्नातक अनुदान देखते हैं, इसमें बीएड है क्या, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा बीएड, बीएड में भी 50%, मतलब ये सब 50% से कम नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए, ये सब धीरे धीरे करके आप खुद से ये पढ़ लीजिएगा। बस बताने का एक और जरा सिलेबस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। बीएससी बीएड ये सब लिखा हुआ है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एनआईओएस को भी 18 महीने की 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य होगा। जैसे शिक्षक को शिक्षक को दिनांक 10/8/2017 के पूर्व कार्यरत उनकी 18 महीने की माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर डीएलएड मांग रहे हैं तो डीएड नॉर्मल वाला भी 2 वर्षीय डिप्लोमा भी उसमें होगा। हाँ, लिखा है 50% अंकों के साथ बीएससी तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएलएड हो या बीटीसी के नाम से। बीएड, फिर बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड हैं, ये सब भी लिखा है। तो इसका मतलब कक्षा 6 से 8 में डीएलएड भी मान्य है और कक्षा 6 से 8 में एनआईओएस भी मान्य है। एनआईओएस से किए हुए जो डीएलएड हैं उन लोग को भी मान्य किया गया है। कक्षा 9 वालों 9 से 10 के लिए देखिए ये सब दिया गया है, आप अपना धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, संगीत विषय के लिए, ललित कला विषय के लिए, नृत्य विषय के लिए 9 से 10 तक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। गणित, ये सब लिखा है एक एक करके। विषय में कोई भी 2 विषय स्नातक पठित, ये देखिए सब देखते जाइए। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित। अब इनके सिलेबस पर जरा चलते हैं, ये सब देख लीजिए। पुनर्वास जो ये परंतु के सब कक्षा 11 से 12 तक के विषय। हाँ, कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स इन सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सब्जेक्ट्स ये सब होने चाहिए। अगर फिजिक्स के लिए है तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक में, फिजिक्स में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लाइड फिजिकल, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये सब। अगर आपने ये मास्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए, मतलब पीजी में अगर आपने इन सबसे अगर किया हुआ है तो आप इन विभाग में जो ये बॉटनी और जूलॉजी और ये कॉमर्स, इसके लिए कि अगर आपने पीजी में ये सब्जेक्ट्स इन सबको मतलब लिया हुआ है तो आप एक एक करके देख लीजिए और उसी हिसाब से कक्षा 11 से 12 तक कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय आप देखिए, इनमें सब में बीटेक की उपाधि ये सब एक एक करके लिखा है, आप सब देख सकते हैं ईज़िली। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या इस पीडीएफ या जो भी समझो इसको मैं अपलोड कर दूँगी। और देखिए, आयु सीमा की बात लिखी गई है। सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1/8/2026 मतलब अगस्त से क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2026 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर मान्य की जाएगी। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय एवं अन्य प्राथमिक विद्यालय, उन्होंने एज में थोड़ी छूट दी है, इसका मतलब प्राथमिक विद्यालय ये सब इनके देखिए। प्राथमिक विद्यालय एवं अन्य प्राथमिक विद्यालय के लिए कट ऑफ तिथि, ये सब तिथि भी कट ऑफ तिथि लिखा है 1/8/2026 को। अभ्यर्थी न्यूनतम आयु 18 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मतलब प्राइमरी के लिए 18 वर्ष और जूनियर के लिए अगर आप हो तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अधिकतम आरक्षित 37 वर्ष, पिछड़ा ये सब लिखा है 40 वर्ष, महिला है तो 42 वर्ष,
फिर लिखा है वार्धक्य सेना निवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। अरे बाप रे। चलिए देखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, आप देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब लिखा है जो भी इनका। बहुत बड़ा पेज है ये, इन्होंने पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किया हुआ है ना। ये देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए देखिए कैसे अब परीक्षा के बारे में बताया गया है। भाषा वही हिंदी और इंग्लिश। भाषा 1 में 30 और भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय होगा, 150 नंबर की कुल परीक्षा होगी। और जो भाग 1 है उसमें भाषा होगी हिंदी और इंग्लिश, और ये भाग 2 है उसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न और जीके नॉलेज के लिए है ना। इसमें भाग 1 भाग 2 जैसे पिछली अभी तक होती आई हैं कुछ उसी प्रकार से है सेम बिल्कुल परीक्षा। देख लीजिए ये सब इस भाषा। अब देखिए ये मध्य वर्ग कक्षा 6 से 8 के लिए भी है। भाग 1 भाग 2 भाग 3। भाग 1 में है 30 प्रश्न और भाग 2 में है 40 प्रश्न और भाग 3 में है 80 प्रश्न। टोटल कितने हैं? 150 प्रश्न। 2.5 घंटे का समय है और ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे करके ये सब 9 से 10 के लिए भी दिया गया है। देखिए मेधा सूची वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए मेधा सूची का निर्धारण किया गया है। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर आयोग सफल विद्यार्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग 2 से प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा भाग 1 के विषय से प्राप्तांक या मेधा क्रम निर्धारित होगा। ये देखिए सब लिखा है। ऐसे करके इनको एक 1 बाय 1 करके पढ़ लीजिएगा। फिर आप अच्छे से, पहले ही ऊपर लिखा है। और हाँ, इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है साक्षात। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं है। प्री और मेंस 2 चरणों पर परीक्षा है। अब अन्य निर्देश दिए गए हैं। कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा संशोधन नियमावली आयोग के अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, मतलब 5 से ज़्यादा भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ये देखिए सब एक एक करके सब पढ़ लीजिए। आरक्षण के बारे में पढ़ लीजिए। ये देखिए कोटि 1 कोटि 2 अनारक्षित अनरिजर्व जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या फिर बाहर के जितने भी, मतलब बिहार राज्य से बाहर के राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे अनरिजर्व कैटेगरी में ही माने जाएंगे। उनको कोई भी, चाहे वो किसी भी कास्ट से, मतलब किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो अन्य, मान लीजिए कि यूपी या फिर मध्य प्रदेश कहीं का भी कोई अन्य राज्य का कोई अगर स्टूडेंट इसमें अप्लाई करता है अभ्यर्थी, तो वो ओबीसी हो या SC ST कुछ भी हो, लेकिन वो बिहार राज्य में एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। अब देखिए ये सब देख लिया। ये सब निवास प्रमाण पत्र, ये सब आप अपने, ये देख ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए लिखा है। आर्थिक रूप से वो जो उन्हीं राज्य के, बिहार राज्य के लोग हैं, उन सबके लिए, हमारे बिहार राज्य के लोगों के लिए है। ये सब देख लीजिए अच्छे से। इसमें लिखा है जो भी लिखा है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए, ये सब अपना अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ये मैं बस अपलोड कर दूंगी जिससे आप लोगों को पता चल जाए। निवास प्रमाण पत्र सब कुछ, अगर बिहार राज्य के हैं तो निवास प्रमाण पत्र ज़रूर लगेगा, किसी और राज्य के हैं तब भी तो लगेगा, है ना। नेक्स्ट ऐसे देखते जाइए। बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये। देखिए सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 15,568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक विद्यार्थी को 100 मतलब हिंदी में 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है, मतलब 100 रुपये परीक्षा शुल्क है।
अभ्यर्थी यदि एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने कक्षा 1 से 5 में भी किया है और उसी ने कक्षा 6 से 8 वाले में भी किया है, अलग अलग परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। अगर 2 परीक्षाओं में आपने फॉर्म फिल किया है तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फीस देनी होगी। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा, है ना। बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। मतलब फॉर्म भरते टाइम अपना ये ध्यान रखना कि आधार जो है, आधार नंबर जो ये ज़रूर अंकित करना आप लोग। अगर आधार नहीं उसमें अंकित किया तो जिस समय वहाँ कॉलेज में जब परीक्षा होती है वहाँ जिस सेंटर पे, तो वहाँ आपसे 200 रुपये की फ़ीस वसूली की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें। परीक्षा के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है तो एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उसकी पात्रता प्रभावित होगी। ये सब अपने आधार से अपने मोबाइल को लिंक करा लीजिए, है ना। ये सब भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन। आप देखो आवेदन कब से होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित। भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1 से 9/2026। भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/9/2026। मतलब जब से ऑनलाइन आवेदन होगा तब से ही भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ये आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/9/2026 दी और भुगतान करने की अंतिम तिथि 29/9/2026 दी गई है। ठीक है। अब देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंकित, सीरियल नंबर, निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ये सब देख लीजिए। आपको जब आवेदन करना होगा तो आप इन सब कागज़ों को, इन सब नंबरों को बहुत ध्यान से इन्हीं नंबर्स को फिल करना है। ऑनलाइन आवेदन के समय जो एस्टेट रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर, जैसे आपको रिजल्ट कार्ड नंबर मांगे तो वहाँ पर BSEB यूनिक कोड नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन, जो निर्गत तिथि स्थान पर जो उसकी जगह पर जहाँ ये निर्गत तिथि लिखा होगा वहाँ पर आपको जिस समय परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। जिस समय आपको परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था, मान लीजिए आपने DLED या B.Ed जो भी किया है, जिस दिन या आपका ये उसमें नीचे मार्कशीट में नीचे पीछे की तरफ या फर्स्ट पेज पे ही, फ्रंट पे ही या दिखा देंगे डेट लिखी होती है, तो उस डेट को 3/18 जो भी लिखा हो उस डेट को लिखेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य प्राथमिक के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र में अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर, निर्गत तिथि अंकित करेंगे। देख लीजिए, ये सब देख लीजिए अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक में अंकित सीरियल नंबर और निर्गत तिथि अंकित करेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों को आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करेंगे। मतलब पहले अपनी उम्र चेक कर लेना, पर ओवर एज तो नहीं हो रहे अभ्यर्थी, नहीं तो फिर अगर एक बार फीस सबमिट हो गई तो वापस नहीं होगी। फीस सबमिट हो जाएगी तो वापस शायद नहीं होगी। तभी कहा ये अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उसके आधार पर किया जाएगा, कोई दावा अनुमान नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये सब भी अच्छे से पढ़ लीजिए। OTR का भी प्रावधान दिया गया है। OTR देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। OTR करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली सभी विज्ञापनों हेतु तो OTR ही मान्य होगा। इसका मतलब OTR करना ज़रूरी है। अगर BPSC की तरफ से अगर कोई भी दूसरी वैकेंसी आती तो ये OTR ही मान्य हो। OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, ये कोई आवेदन नहीं है, ये केवल आवेदकों की जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को उसकी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है। OTR करने के लिए ये सब OTR का भी बताया गया है, तो OTR भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिजी लॉकर के लिए भी बताया गया है। इसमें OTR में ये लिखा क्रम से भरे, 1 सेकेंड, OTR में जो है, OTR में क्रम से भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या व लिंग कमा आधार संख्या, जन्म तिथि परिवर्तन सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसका मतलब अगर OTR में आपने अपना नाम या पिता का नाम, माता का नाम कुछ भी गड़बड़ कर दिया, लिंग या फिर आधार संख्या या जन्म तिथि में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं है। आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। अच्छा, देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट। अब देखें, OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट OAMS को देते हुए साइन इन करना होगा और एवं अगर आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डिजी लॉकर का कंसेंट OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यदि आवेदक ने पहले ही डिजी लॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं तो OAMS को एक्सेस दी और तो वह सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से लिंक कर सकते हैं। यदि आवेदक, ये सब देखिए, ये बहुत अच्छी बात, ज़रूरी बात है, मतलब देख लें, पता चले कहीं फॉर्म फिल करते टाइम गलतियां ना हो जाएं। व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। फिर लिखा एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल। व्यक्तिगत जानकारी में ये सब होगा। फिर लिखा पता संबंधी जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन थी वो ये होगा। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब अन्य जानकारी में जो अभी ऊपर जो स्टेप जो 4 बताए गए हैं उन्हीं को हिंदी में भी बताया गया है कि व्यक्तिगत जानकारी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या फिल करना है, क्या मांगा जाएगा, पता संबंधी एड्रेस इन्फॉर्मेशन क्या है, एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें क्या मांगा जाएगा, क्या फिल करना है ना। और योग्यता देखिए यहाँ पर लिखा भी है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, योग्यता संबंधी जानकारी। ये देखिए इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अनुभव संबंधी मतलब एक्सपीरियंस का जो इन्फॉर्मेशन वो सब है ना। फ़ोटो, हस्ताक्षर, प्रोफाइल लॉक, वन टाइम OTR का भी लिखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल लॉक होने के बाद विज्ञापन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस विज्ञापन में दिए किसी भी प्रविष्टि में कोई सुधार संभव नहीं है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल लॉक कर दी है, प्रोफाइल लॉक होने के बाद कोई भी करेक्शन नहीं हो सकेगा। प्रोफाइल नो करेक्शन, क्या होगा, नो करेक्शन, है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशंस के लिए देखिए ये सब लिखा है 1 by 1 करके। पेमेंट के बारे में लिखा है, माय अकाउंट टैब 1 by 1 करके ये सब दिया गया है। चलिए मैं इस PDF या इस जो भी ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने BPSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की है, मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगी। जिसको भी अपना फॉर्म भरते टाइम कुछ देखना है, समझना है तो वो देख सकता है ईज़िली। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये जानकारी पसंद आई है आपको तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हम BPSC से संबंधित अपने ही चैनल पर ज़रूर पढ़ाएंगे, चाहे हम कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मेरा तो मेन सब्जेक्ट CDP है तो CD पर ही हम फोकस करेंगे, ऐसा कुछ है। और अगर देखते हैं पेडागोजी समझ देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, उनमें से जो वैसे CDP में देखते हैं क्या क्या है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।